हेलो दोस्तों, 3D एनिमीज की बात हो तो सबको पता है कि ऑनेस्टली मैं खुद भी काफी बड़ा फैन हूं उनका। लेकिन जो स्टोरी आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूं ये कुछ हटके है, 2D है हाँ, लेकिन इसकी कहानी में इतना दम है कि मैं रोक नहीं पाया खुद को। बिलीव मी, ये एक ऐसी कहानी है जो पहले सीन से लेकर आखिरी लम्हे तक तुम्हें बांध कर रखेगी। अगर कोई पूछे तो ये कहानी एक आम से इंसान की है, अपनी दुनिया में खुश था, खुशी रह रहा था, मगर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। उसे फेंक दिया है कि ऐसी दुनिया में जो खून और अंधेरों से भरी हुई थी, वहाँ से वापस लौटने का ख्वाब देखना भी एक पागलपन था। और यहाँ बुरी एंटिटीज रहा करती थी। एंशिएंट गॉड्स भी डर के मारे छुप गए थे और सिर्फ यहाँ पर डीमंस का राज था। इस दुनिया में उसकी पहचान छीन ली थी। वो अब बन चुका था क्लाइन मोरेटी। वो बस अपनी दुनिया में वापस जाना चाहता था, मगर ये तभी मुमकिन होगा जब वो इस दुनिया के गहरे राज सुलझा सके। सवाल ये है कि क्लाइन इन राजों को सुलझा पाएगा या खुद एक मिस्ट्री बनकर यहीं खत्म हो जाएगा। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। कहानी की शुरुआत में हमें बियॉन्डर्स की दुनिया का इंट्रोडक्शन मिलता है। बताया जाता है कि इंसान कुछ खास पोशन कंज्यूम करके बियॉन्डर्स बन सकते हैं, और अगर वो बन गए तो एंशिएंट पाथ फॉलो करते हुए डिविनिटी को हासिल कर सकते हैं। बियॉन्डर का मतलब है वो शख्स जो सुपरनेचुरल पावर्स को पोजेस कर सकता है। उनका इन्फ्लुएंस स्पेस, टाइम और यहाँ तक के रियलिटी को भी अल्टर कर सकता है। 22 पाथवेज हैं एक बियॉन्डर के लिए, और हर पाथवे में टोटल 9 सीक्वेंस हैं, और हर सीक्वेंस की शुरुआत होती है नंबर 9 से। जैसे जैसे नंबर छोटा होता है बियॉन्डर उतना ही पावरफुल होता जाता है। सोचो सीक्वेंस 9 वाला बंदा फ्रेशर है जो अभी अभी बियॉन्डर बना है। आगे सीक्वेंस 8, 7, 6, 5 उसके साथ साथ एबिलिटीज भी बढ़ती जाती हैं। नंबर 1 पर जो पहुंच जाते हैं बहुत ही कम लोग होते हैं जो नंबर 1 पर पहुंचते हैं, और अगर वो कोई पहुंच भी जाए लकीली तो उसे गॉड लाइक पावर्स मिल जाती हैं, और इसे ही कहते हैं पाथ ऑफ द डिवाइन। एपिसोड 01 की शुरुआत में एक लड़का दिखाई देता है। उसकी सोल किसी अनजानी पावर की दोबारा खींची जा रही थी, पर अचानक से उसकी आंख खुलती है। सांस बहुत ही तेजी से चल रही थी और कैलेंडर पर लिखा था साल 1349। वो सोच रहा था कि मैं कहाँ हूँ, कोई बुरा सपना तो नहीं देखा, पर तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ती है। वहाँ बहुत सारा खून पड़ा था और एक गन भी रखी हुई थी। उसका दिल बहुत ही जोरों से धड़कने लगता है, साथ ही उसके सर पर चोट का निशान था जो अपने आप ही भर रहा था। अचानक मेमोरी फ्लैश आने लगते हैं। किसी ने आवाज दी, क्लाइन मोरेटी। वो पलट कर देखता है, सामने मिरर था। मिरर में जो चेहरा उसने देखा था उसने उसके होश ही उड़ा दिए। चेहरा बिल्कुल ही अलग था, ये बॉडी उसकी थी नहीं। अब सोचो अचानक से तुम किसी और की बॉडी में जाग जाओ तो तुम्हारा क्या ही हाल होगा। उसे समझ आ गया था कि वो ट्रांस माइग्रेट हो चुका है। सीन शिफ्ट होता है और हमें 2 लाशें दिखाई देती हैं जिनके नाम वेल्श और नाया क्लाइन के क्लासमेट होते हैं। वहाँ इन्वेस्टिगेशन करने वाले आए लोगों ने रूम की हालत देखी और समझ लिया सुसाइड किया गया है। अंदाजा था कि ब्लैक मैजिक परफॉर्म हुआ है, या किसी बियॉन्डर ने सैक्रिफाइस दिया है, या शायद किसी इवल एंटिटी को अवेकन करना चाहते थे। लेकिन रिचुअल कंप्लीट होने से पहले ही मार दिए गए। क्लाइन को अपनी नई बॉडी की मेमोरी से पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ऑलरेडी मर चुके हैं। अपने भाई बेंसन और अपनी बहन मेलिसा के साथ वो रहता है। टेंजन सिटी का रहने वाला है जो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट के लोयन किंगडम का एक हिस्सा है। उसने रिसेंटली हिस्ट्री सब्जेक्ट में ग्रेजुएट किया है। एंशिएंट फाइजिक और हार्मस लैंग्वेज में माहिर था वो। एक डायरी भी मिलती है, उसमें क्लाइन ने अपने दोस्तों का जिक्र किया था। उनका मानना था कि उन्हें कोई एंशिएंट बुक मिली है और उस मिस्टीरियस बुक को लिखा था एंटीगोनस फैमिली ने। नोटबुक में ब्लैक एम्परर, टोटर किंगडम और हार्नेस माउंटेन्स की जानकारी लिखी थी जो कि बहुत ही ज्यादा खास थी। कैलन ने देखा 21 तारीख से 26 तारीख का सब कुछ लिखा है, मगर 20 का रिकॉर्ड ही मिसिंग है। आखिर में लिखा था सब लोग मारे जाएंगे और मैं भी। उसे समझ आ गया कि ओरिजिनल कैलन ने सुसाइड किया है, इसी वजह से वो इस दुनिया में आ गया है। तभी मेलिसा वहाँ पहुँच जाती है। कैलन ने जल्दी से गन को छुपा लिया। उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इतनी खराब थी कि टूटे फूटे घर में वो रहते थे, बाथरूम भी एक ही था उनके घर में। कैलन सोच में पड़ गया, मैं इस दुनिया में कैसे आया। वो अपने घर में काफी बिजी था, काम कर रहा था, पर वो उसे याद आता है कि उसने लक इनहेंसमेंट रिचुअल परफॉर्म किया था। मेलिसा कहती है कि आज मैं तुम्हारी फेवरेट डिश बनाने वाली हूँ, मार्केट से ग्रोसरी ले आना याद से। मैं जानती हूँ तुम जॉब ढूंढ ढूंढ के बहुत ही ज्यादा थक गए हो, पर फिक्र मत करो, जल्द
जल्द ही हमारे पास एक अच्छा सा घर होगा। ये कहकर वो यूनिवर्सिटी चली जाती है। कैलन को बहुत ही बुरा लगता है, वो इस नई फैमिली के साथ अब और ज्यादा नहीं रह सकता, उसे अपनी दुनिया में वापस जाना ही होगा। उसने डिसाइड किया वापस जाने के लिए वो एक बार फिर से लक इनहेंसमेंट रिचुअल करेगा। एक शॉप से ब्रेड परचेज करता है। फिर हमें टेंजन सिटी की बस्ती दिखाई जाती है। वहाँ का कोई भी ऐसा मकान नहीं था जिसकी छत डैमेज ना हो। कैलन सोचता है कि ये कौन सी जगह है, शायद पैरेलल यूनिवर्स। वहाँ कार्ड्स का गेम भी खेला जा रहा था। बताया गया कि 100 साल पहले एम्परर रोजल ने इसे इन्वेंट किया था। रोजल ने टोटल कार्ड्स, रीडिंग, स्टीम इंजन और सी बोर्ड्स भी इन्वेंट किए। कैलन को भी शक होता है कि शायद रोजल भी उसी की तरह यहाँ ट्रांस माइग्रेट होकर आया था। तभी सामने से एक जोकर मेकअप वाला बंदा आकर उसके सामने खड़ा हो जाता है और कहता है, सर आज शाम 7 बजे सर्किट का शो देखने जरूर आना। कैलन नोटिस करता है कि बंदा उससे काफी टाइम से फॉलो कर रहा है। उससे पीछा छुड़ाने के लिए वो एक टेंट में छुप जाता है। वहाँ एक फॉर्च्यूनर वाली औरत बैठी होती है। फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट प्रिडिक्ट करने की एबिलिटी होती है उसके बाद, और वो उससे कहती है कि लड़के क्यों ना मैं तुम्हारा फ्यूचर बता दूं। क्लाइन का फॉलो करने वाले बंदे का नाम था जेनकिंस। वो भी टेंट में जाने वाला था, लेकिन तभी उसकी नजर एक सिक्योरिटी वाले बंदे पर पड़ती है और वो वहीं पर ही रुक जाता है। और वो औरत कहती है कि तुम मेरे फर्स्ट कस्टमर हो तो मैं तुम्हारे कार्ड्स फ्री में रीड करूंगी। 3 कार्ड उसे शो कराती है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। कैलन ने एक कार्ड को पिक किया। वो कार्ड था दी फूल नाम का। ये कार्ड नई शुरुआत रिप्रेजेंट करता है। तभी टेंट की असली मालिक भी वहां पर पहुंच जाती है। जो औरत डिविनेशन बता रही थी वो एक वहां की सर्वेंट थी। कैलन जल्दी से वहां से निकल जाता है। वो इस दुनिया के किसी भी चक्कर में नहीं पड़ना चाहता था। वो घर वापस आके लक इनहेंसमेंट रिचुअल शुरू करता है। उसे पूरा यकीन था कि रिचुअल कंप्लीट होते ही वो अपनी असली दुनिया में वापस चले जाएगा। ब्रेड्स पर तिलिस्मान लपेट कर रूम के चारों कॉर्नर में वो रख देता है। मंत्रास पढ़ने लगा। आंखें खोली तो पता चला कि रिचुअल काम ही नहीं कर रहा। तभी उसे इतनी तकलीफ हुई कि वो वहीं पर ही बेहोश हो गया। आंख खुली तो वो एक मिस्टीरियस जगह पर पहुंच चुका था और उस जगह को दी ग्रे फॉग के नाम से जाना जाता था। स्पेस में रेड और ब्लू स्टार से एक लड़की मिरर का यूज करके मैजिक करने की कोशिश कर रही थी और एक शख्स समंदर में अपने जहाज पर था। लेकिन अचानक वो दोनों ग्रे फॉग नाम की जगह में टेलीपोर्ट हो गए उसी के सामने क्लाइन के, और उन दोनों की नजर क्लाइन पर पड़ती है। अब वो लेडी उससे पूछने लगी कि सर आपने हमें यहाँ समन क्यों किया है? डिवाइन रियल्म के ओनर क्या आप हैं? क्लाइन के पास कोई भी जवाब नहीं था। वो भी सोचने लगा कि मैंने इन दोनों को समन कैसे किया और बिना श्राइन के ये डिवाइन रियल्म कैसे हो सकती है? यहाँ कोई टेम्पल होना चाहिए था। जैसे ही वो उसने ये सोचा वो वहाँ खुद ब खुद एक श्राइन क्रिएट हो गई। क्लाइन समझ गया कि ग्रे फॉग उसके थॉट्स पढ़कर उसके अकॉर्डिंगली काम कर रहा है। वो इस जगह को कंट्रोल कर सकता है। उसने एक बड़ा टेबल और एक बहुत ही बड़ा सिंहासन बना लिया। वो बंदा पूछता है कि सर आपका नाम क्या है? क्लाइन सोच में पड़ गया, अपना नाम क्या बताए, जाओ बताए या फिर क्लाइन। थोड़ा वक्त गुजरने के बाद फिर वो अपने स्टाइल में बताता है कि मेरा नाम दी फूल है। उसने टोरोटो कार्ड का नाम चूज किया था जो कि एक नई शुरुआत दिखाता है। वो लड़की भी पूछती है कि सर क्या हम वापस जा सकते हैं क्या? क्लाइन कहता है कि हाँ, अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम जा सकती हो, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा। वो लड़की कहती है कि मिस्टर फूल मुझे बियॉन्डर बनना है, क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे होगा? क्लाइन ने तो ये वर्ड ही पहली बार सुना था। वो कहता है कि ये जेंटलमैन तुम्हें इसका जवाब दे सकते हैं। वो जेंटलमैन सोचता है कि शायद ये लड़की लियोन नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और मैं हूँ एक सोनिया सी में रहने वाला। हमारे बीच काफी दूरी है, फिर भी मिस्टर फूल ने हमें यहाँ समन किया। आखिर ये बंदा है कौन? और वो कहता है कि मेरे ख्याल से तुम लियोन फैमिली से बिलोंग करती हो। बियॉन्डर बनने के लिए एवरनाइट गॉडेस चर्च, लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म या किसी और चर्च को ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन याद रखना कि हर कोई बियॉन्डर नहीं बन सकता। बियॉन्डर इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं, ये बात सच है, और उनका काम ही होता है अंधेरों में छुपे हुए खतरों का सामना करना। वो लड़की कहती है कि मैं चर्च ज्वाइन नहीं कर सकती। अगर मैंने कोई भी चर्च ज्वाइन किया तो इससे मैं अपनी फ्रीडम को खो दूंगी। और वो कहती है कि क्या कोई और तरीका नहीं है? वो बंदा कहता है कि मेरे पास 2 पोस्चंस हैं, उनमें से एक चूज करके तुम सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर बन सकती हो। तुम्हारे सामने 22 पाथवेज होंगे, तुम्हें कोई एक चॉइस करना होगा। सीक्वेंस 9 की बियॉन्डर बनने के बाद कैसे ग्रो करना है ये तुम पर ही डिपेंड करेगा। क्लाइंट समझ गया सीक्वेंस किसी तरह के लेवल होंगे। अभी उसे इसका कोई भी आइडिया नहीं था। वो लड़की रिक्वेस्ट करती है क्या हम लोग ऐसी मीटिंग्स कभी कभार रख सकते हैं क्या? क्लाइंट भी मान जाता है। उसे इस मिस्टीरियस दुनिया के बारे में और जानकारी चाहिए। कुछ भी करके उसे अपनी दुनिया में वापस जाना है। वो डिसाइड करता है कि हर मंडे दोपहर 3 बजे मीटिंग होगी। वो लड़की कहती है कि सर ने टोरोटो कार्ड जैसा नाम दी फूल रखा है, हमें भी कोई कोड नेम रख लेना चाहिए। लेकिन उस लड़की का असली नाम ऑड्री था और उसने अपना कोड नेम दी जस्टिस रखा था। उस बंदे का नाम वेल्सन
था और उसने अपना कोड नेम दी हैंग्ड मैन रखा था। और इसी तरह इनकी टोरंटो क्लब एस्टेब्लिश हो गई। तभी क्लाइन को तकलीफ होने लगी। असल दुनिया में कोई दरवाजा खटखटा रहा था। दी फूल ने मीटिंग को खत्म किया और टीओ वेल्सन अब दुनिया में वापस चले गए। क्लाइन की आंख खुलती है और वो पूछता है कि दरवाजे पर कौन है। सामने से जवाब मिलता है कि हम लोग पुलिस है। क्लाइन परेशान हो गया, जल्दी से डायरी और गन छुपा कर दरवाजा खोलता है। सामने वही बंदा था जो उसे मार्केट में फॉलो कर रहा था। उसका नाम लियोनार्ड मिचेल है और वो अवाव पुलिस की टीम का एक मेंबर है। और वो कहता है कि मैं तुम्हें फॉलो नहीं बल्कि प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी उसका सीनियर डन स्मिथ वहां पहुंच जाता है और वो बताता है कि तुम्हारे दोस्त वेल्श और नाया ने सुसाइड किया है। लियोनार्ड क्लाइन की छुपाई हुई डायरी को ढूंढ लेता है और वो कहता है कि इसमें काफी अजीब बातें लिखी गई हैं, जैसा कि लिखा है कि सब मर जाएंगे और मैं भी। मतलब क्या है इस बात का? क्लाइन कहता है कि अगर सच बताऊं तो मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। मैं डायरी पढ़ के गेस कर रहा हूं कि इन दिनों मेरे साथ क्या हुआ है। कल रात मैंने खुद पर शूट किया मगर फेल हो गया। तब से कुछ मेमोरीज वैनिश होना शुरू हो गई हैं। डन स्मिथ को यकीन हो जाता है और वो कहता है कि हम तुम्हारी मेमोरीज वापस ला सकते हैं, बस हमारे साथ चलना होगा। क्लाइन को डर था कि ये लोग ट्रांस माइग्रेट होने का पता लगा सकते हैं। रूम से बाहर आते ही वो भागना शुरू करता है। तभी अजीब चीजें होने लगती हैं। रास्ते खुद ब खुद ब्लॉक होने लगते हैं और चीजें हवा में उड़ने लगती हैं। क्लाइन समझ आता है कि ये कोई ब्योंडर कर रहा है। सामने की तरफ एक हॉर्स कैरेज दिखती है। वो उसमें बैठ जाता है। ड्राइवर से कहता है कि मुझे पोर्ट की तरफ ले चलो। थोड़ी देर बाद जब वो सेफ फील करता है तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर ही उतार दो। ड्राइवर नहीं सुनता। क्लाइन पैनिक में पूछता है कि बता मुझे कहाँ पर लेके जा रहा है। ड्राइवर जवाब देता है कि हम वेल्श के घर जा रहे हैं। वो ड्राइवर और कोई नहीं बल्कि डन स्मिथ था। अचानक क्लाइन की आंख खुलती है और वो देखता है कि ये तो एक सपना था। पर तभी डन स्मिथ भी उसके सामने बैठा था। वो एक नाइट हॉक है और वो कहता है कि रात के बाद हमारी पावर्स बढ़ जाती है। रूम ब्रेक होने लगता है। एक लेडी वहां पहुंच जाती है। कैलन का मुंह दबाते हुए कहती है कि फिक्र मत करो, मैं नुकसान नहीं बचाऊंगी तुम्हें। डन स्मिथ बताता है कि ये तुम्हें शांत करने की कोशिश कर रही है। इसे जिंदा इंसानों से ज्यादा मुर्दों में दिलचस्पी है। क्लाइन की माइंड स्पेस दिखाई जाती है। वहाँ वो अपने पेरेंट्स को भी देख पाता है। वो लेडी भी माइंड स्पेस में पहुंच जाती है। क्लाइन की मेमोरीज चेक करने लगती है। ग्रेव रोग की वजह से वो उसके पेरेंट्स को तो नहीं देख पाती, पर वो पूछती है कि बता एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक कहाँ है और 27 तारीख को वेल्श के घर क्या हुआ था। क्लाइन कहता है कि वेल्श और नया के साथ क्या हुआ मुझे आइडिया नहीं है। वो लेडी पूछती है कि बता उस रात को तू क्या कर रहा था। क्लाइन के हाथ में एक गन आ जाती है। वो खुद को ही शूट कर लेता है। होश में आया तो लेडी डैन स्मिथ को कुछ बता रही होती है और वो कहती है कि मैंने क्लाइन की मेमोरीज चेक की, उसने वाकई खुद शूट किया था, लेकिन एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक का कोई क्लू नहीं मिला। 27 तारीख की सारी मेमोरीज लॉस्ट हैं। जैसे वेल्श और नाया की सोल से कुछ नहीं मिला था, वैसे ही क्लाइन की माइंड से भी कुछ नहीं मिला। इस लेडी का नाम डेली सिमोन है। गॉडेस ऑफ द नाइट पाथवे को फॉलो करने वाली एक नाइट हॉक है। डैन स्मिथ को बताती है कि इन तीनों के साथ क्या हुआ है इसका अंदाजा लगा पाना काफी मुश्किल है। किसी बहुत ही खतरनाक मिस्टीरियस पावर का काम होगा। डैन स्मिथ क्लाइन को आगाह करता है एंटीगोनस फैमिली की नोटबुक के बाद काफी मिस्टीरियस चीजें होने लगी हैं, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और वो कहता है कि हम तुम्हें रात दिन तो प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, क्यों ना तुम हमें ज्वाइन कर लो, एक बियॉन्डर बन जाओ। अगले दिन क्लाइन डैन स्मिथ की बताई हुई लोकेशन हाउंड क्लब की तरफ रवाना हो जाता है। उसे वाइट नाम का एक बंदे से मिलना था जो क्लब का एक बार टेंडर है। क्लाइन को लगता है कि नाइट हॉक्स ज्वाइन करने के बाद वो इस दुनिया के मिस्टिकल पावर्स और सीक्रेट्स के बारे में जान पाएगा। शायद यहाँ से वो अपनी दुनिया में जा पाए। वाइट उसे एक एलिवेटर के जरिए नाइट हॉक्स के सीक्रेट बेस तक पहुंचा देता है। वहाँ की रिसेप्शनिस्ट रोजी उसे अंडरग्राउंड बेसमेंट में ले जाती है। थोड़ी देर में ही वो उसे डैन स्मिथ के ऑफिस के बाहर पहुंचा देती है। डैन स्मिथ उससे कहता है कि हम सिर्फ अपनी असली पहचान छुपाने के लिए सीक्रेटली कंपनी को चला रहे हैं। असल में हम लोग एवरनाइट गॉडेस चर्च से बिलोंग करते हैं। हम लोग काफी खुफिया तरीके से काम करते हैं और इस दुनिया पे आने वाले मिस्टीरियस खतरों से इसे बचाती हैं। अब तुम भी हमारे साथ ही हो। और हर बियॉन्डर का सबसे बड़ा खतरा होता है कि कहीं वो कंट्रोल ना खो दे। हमेशा चुकन्ना रहना पड़ता है। डैन स्मिथ क्लाइन के हाथ में एक कैंडल देकर मेमोरियल हॉल में ले जाता है। वहाँ काफी सारे नाइट हॉक्स की मेमोरियल टैबलेट्स होती हैं। एक जमाने में वो टैलेंटेड नाइट हॉक्स हुआ करते थे, मगर किसी इंसिडेंट से मार दिए गए। एवरनाइट चर्च ने इन्हें अपनी यादों में हमेशा जिंदा रखा है। क्लाइन ने कैंडल जलाकर उन्हें रिस्पेक्ट पेश करता है। डैन स्मिथ पूछता है क्या तुम्हें क्रिएशन मिथ के बारे में पता है। क्लाइन जवाब देता है क्रिएटर क्यों से अवेकन हुआ था वो, उसने पहले रोशनी बनाई, उसी से ही दुनिया क्रिएट हुई कि एक आंख से सन बनी और दूसरी आंख से मून। ये कहानी हम सबको पता है। डैन स्मिथ कहता है कि उसी क्रिएटर की बॉडी से न जाने कितने मिस्टिकल क्रिएचर
क्रिएचर्स क्रिएट हुए थे। हम उन्हीं अलग अलग क्रिएचर्स का यूज करके पोशंस बनाते हैं। उन्हीं पोशन से हम डिफरेंट पाथवे की एबिलिटीज गेन कर पाते हैं। पाथवेज का जिक्र सुनते ही क्लाइन को ग्रे फॉग वाले बंदी की याद आती है जिसका नाम हैंगमैन है, और वो सोचता है कि उसने B22 पाथवे का जिक्र किया था। डैन स्मिथ बताने लगता है कि एवरनाइट गॉडेस चर्च के पास शुरुआत के 4 पाथवेज का नॉलेज है। एक है स्लीपलेस, दूसरा है क्रॉप्स कलेक्टर, और तीसरा है मिस्टीरियर प्रेयर, और चौथा है डिवाइनर। इन्हीं में से मिस्टीरियर प्रेयर और डिवाइनर फॉलो करने वालों को मिस्टिकल नॉलेज का फायदा मिलता है, मगर इनका एक नुकसान भी है कि इन्हें कॉम्बैट मेथड नहीं आता। अगर बात स्पेशली डिवाइनर पाथ की करें तो इसका हमारे पास सिर्फ सीक्वेंस 9 ही आगे की सीक्वेंस का नॉलेज इन्फॉर्मेशन अभी भी नहीं है। अब तुम्हें इन चारों पाथवेज में से किसी एक को चुनना होगा। इस चॉइस में तुम्हारी मदद करने के लिए हमारे चर्च के अल्केमिस्ट ओल्ड नील तुम्हारी मदद करेंगे। क्लाइन ओल्ड नील से मिलने रवाना हो जाता है। दिल में सोच रहा था कि मुझे सिर्फ मिस्टिकल नॉलेज चाहिए। स्लीपलेस और कॉर्प्स कलेक्टर के पास ये एबिलिटी नहीं है, इसलिए वो इन्हें चूज नहीं करेगा। मुझे सिर्फ मिस्टिकल प्रेयर और डिवाइनर में से किसी एक को चुनना होगा। ओल्ड नील के वो एल्केमी रूम में पहुंच जाता है। उनका अभी अभी एक एक्सपेरिमेंट फेल हुआ था। ओल्ड नील कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो। डैन स्मिथ ने मुझे पहले ही बता दिया था। देखो, पाथवे चूज करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। जल्दी से बुक्स को सेट कर दो जो नीचे गिरी हुई हैं। क्लाइन जब ये कर रहा था, ओल्ड नील उन्हें बहुत ही केयरफुली ऑब्जर्व कर रहा था, और वो कहता है कि डैन स्मिथ ने बताया था कि तुम एंशिएंट फाइजिक और हॉर्मेस लैंग्वेज पढ़ने में माहिर हो। क्लाइन भी कहता है कि हाँ, लेकिन मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ, काफी अरसे मैंने पढ़ा था। और नील कहता है कि अब फिर से उन लैंग्वेज पर काफी फोकस करो, तभी तुम आगे चलकर तुम एम्परर रोजली के नोट्स पढ़ने में मेरी मदद कर पाओगे। उनके नोट्स काफी अरसा पहले लॉस्ट हो गए थे, मगर मुश्किल से मैं ये 3 नोट्स को ही कलेक्ट कर पाया। 150 साल न जाने कितने लोगों ने पढ़ने की कोशिश की, मगर किसी को भी ये लैंग्वेज समझ नहीं आई। और अब इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसके आगे के एपिसोड कवर करूं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताना। और मैं मिलता हूं इसके नेक्स्ट एपिसोड में किसी और सीरीज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।